वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर केटबल। दिस इज आयुष एंड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो मैप वर्क है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसका सिलेबस डिफाइंड है कि आपको ये मैप वर्क तैयार करके रखना है और एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। बट पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये मैप वर्क आपसे पूछे जाएंगे। एंड अगर आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें पाया होगा कि वहां पर मैप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो पूरा आपका बनाया है। और आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखिए पैटर्न किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि बीपी मंडल किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट को लोकेट करो, उसका नाम लिखो। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो हेड थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मतलब आपको नाम नहीं बताया जा रहा है बीपी मंडल का, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और उस हिसाब से आपको लोकेट करने के लिए बताया जा सकता है या उसको लेबल करने के लिए बताया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो वीडियो है इसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होंगे या डिफरेंट इवेंट जो है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी मेंशन किया है, ताकि वो चीज़ें आप याद कर लो और एग्जामिनेशन में अगर इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। राइट। एंड आपको बता दूं कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ, ताकि आप जो भी बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं वो रिवाइज कर लेंगे उन चीज़ों को लास्ट मिनट। राइट। एंड अगर आप ब्ले लर्नर एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज वहाँ पर सारे वीडियोस नोट्स एंड जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सारे वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप ब्ले लर्नर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट नोट्स वगैरह फ्री नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, कोई चार्ज वार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मैप वर्क को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 2 से। बिकॉज देखो, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड मैप की वो वर्ल्ड मैप को एकदम पूरा इन डेप्थ में एनालाइज करके उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। इंडियन मैप ही आपसे पूछा जाएगा और हमेशा से ही इंडियन मैप ही पूछा जाता है। तो वो इंडियन जो पॉलिटिकल मैप है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है उसमें जितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 5 और उसके बाद फिर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर और उसके बाद फिर जो रिसेंट डेवलपमेंट वाला है वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। हालांकि 3 ही चैप्टर है सीबीएसई के हिसाब से, लेकिन पढ़ना तो 2 और 5 को मिलाकर एक है, पार्टीजन पार्टी सिस्टम में। तो हम लोग है ना इस पूरे वीडियो में सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आप चिंता मत करो। आप केवल क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके अलावा जो मैं ओरली आपको बताऊंगा वो भी चीज़ आप नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड एलोकेटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के। एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड एलोकेटेबल फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की। ठीक है, चैप्टर 2 आपको पता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और ये और चैप्टर 5 मर्ज करके पार्टीजन पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसको पढ़ना है। मैंने आपको उसके ऊपर वीडियो बना रखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो चैप्टर 2 की अगर बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर ना पहली बार क्या हुआ था कि नन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। राइट, पहली बार क्या हुआ था कि नन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुए थे इन द ईयर 1957। तो कौन से स्टेट में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है कि उस स्टेट को लोकेट करो जहां पर पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। बिकॉज अगर आप पोस्ट जनरल इलेक्शन की बात करोगे तो पूरे पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो सेंटर की बात हो मतलब लोकसभा की बात हो और हर एक राज्यों की विधानसभा की बात हो, सभी जगहों पे ना कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस इतना ज्यादा डोमिनेट करती थी। और इसके बाद सेकंड जनरल इलेक्शन की बात करें तो अगेन कांग्रेस सारे स्टेट को जीत गई एक्सेप्ट दिस स्टेट। तो उसी स्टेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा पहला स्टेट बताओ जहां पर पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो वो स्टेट कौन सा है, वो स्टेट है केरला। राइट, ये है केरला आपका। ठीक है,
तो ये केरला है। केरला में क्या होता, केरला दरअसल पहले त्रावणकोर कोचीन का इलाका था, उसके बाद स्टेट बना था, और केरला में पहली बार इलेक्शन हुए थे। तो 1957 का पहला इलेक्शन था वहां पर। और वहां पर क्या होता है कि 126 सीट होते, और उसमें से जो 60 सीट है ना वो सीपीआई को मिल गया था। और क्योंकि अभी भी मेजोरिटी नहीं मिली इनको, तो इन लोगों ने क्या किया था, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिलकर सरकार वहां पे बना ली थी। और इस सरकार का नाम था डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट। ये लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट की। और सीएम कौन बने थे, ईएमएस नामुद्रीपाल। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किसी भी स्टेट में जो पहले नन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। या फिर किसी दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है उनका नाम क्या है, तो ईएमएस नामुद्रीपाल। और किस स्टेट से बिलोंग करते, किस स्टेट के सीएम थे, तो वो केरला से। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, क्योंकि 1959 में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। आर्टिकल 356 का यूज करके यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था और इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से कांग्रेस का मिसयूज था। कांग्रेस ने जो मिसयूज करा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर का, वो चीज यहाँ पे देखने को मिला। तो ये चीज आपने समझ लिया कि ये केरला से बिलोंग, केरला का एरिया है। केरला कहाँ है, तो ये लंबा सा फिंगर की तरह दिखने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कुछ पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पर्सनालिटीज है, राइट। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पर्सनालिटी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। देखिए, राजकुमारी अमृत कौर ना, नाम में भी राजकुमारी लगाओ, बिकॉज वो कपूरथला के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। और वो भारत की जो पहली मिनिस्ट्री थी उसमें हेल्थ मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर इन फर्स्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, ठीक, जो स्वास्थ्य मंत्री थी वो। और कपूरथला कहाँ पे, तो पंजाब में। पंजाब कौन सा है, ये है आपका पंजाब वाला इलाका। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये है आपका लद्दाख, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये फिर उत्तराखंड हो गया, राइट, ये हरियाणा हो गया। तो ऐसे करके, तो आपको इसमें किसको देखना है, पंजाब को देखना है। तो बाकी सबको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। तो पंजाब है, पंजाब आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान से लगता हुआ है। ये है पंजाब, और यहाँ से बिलोंग करती है राजकुमारी अमृत कौर, राइट। याद क्या रखना है, हेल्थ मिनिस्टर पूछा जा सकता है कि हेल्थ मिनिस्टर जो पहली थी, भारत की जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थी, वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो आप लिख दोगे पंजाब से। नेक्स्ट, ए के गोपालन। ए के गोपालन का एक फेमस केस है, ए के गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बेसिकली प्रिवेंटिव टेस्टिंग के ऊपर पढ़ा जाता है। तो सीपीआई लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। बाद में जब सीपीआई टूटती है, सीपीआई 1964 में, ये दो पार्ट में बट जाती है। ठीक है, एक सीपीआई और एक सीपीआई एम। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये एम का क्या मतलब है, जिनको भी पता है। और आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है, ये एम का मतलब क्या है। ठीक है, तो 1964 में सीपीआई और सीपीआई में डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो बाद में ए के गोपालन ने सीपीआई एम को भी ज्वाइन कर लिया था। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सीपीआई के जो ए के गोपालन है, ये बिलोंग करते हैं केरला से। तो अगेन केरला आपको पता है, अभी आपने पढ़ा था, ये हो गए केरला। तो यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, तो आप समझ जाओगे दिस स्टेट जहाँ पर एक, जहाँ से ए के गोपालन बिलोंग, राइट। बी आर अम्बेडकर, पहचान के मोहताज नहीं, आप सब लोगों ने बहुत 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 पढ़ा होगा बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वाज फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ही वाज फाउंडर ऑफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड ऑल। ठीक है, संविधान सभा का जब गठन किया गया था, तो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, इनको भारत के संविधान के जनक भी कहा जाता है। और जो नेहरू की जो पहली कैबिनेट बैठी थी, उसमें लॉ मिनिस्टर भी थे, इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, कानून मंत्री थे। नेहरू जी से कई ज्यादा विचारों में असहमत रहते थे, उनकी उलट विचारधारा के लोग थे, व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर, लेकिन फिर भी गांधी जी के कहने पर इनको शामिल किया गया। देखो, नेहरू जी की उनका जो मंत्रिमंडल था, उसमें कई सारे नेता ऐसे थे ना, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, जो कि विरोधी विचारधारा के थे। ठीक है, जो अपोजिंग आइडियोलॉजी, अपोजिंग पार्टी के थे, बट स्टिल उनको कैबिनेट में जगह दी गई थी। ये उस समय की राजनीति के बड़प्पन को दिखाता है। तो लॉ मिनिस्टर, और बाद में इन्होंने हिंदू कोड बिल नाम के एक दरअसल बिल आया था, तो उसके ऊपर रिजाइन कर दिया गया था। बाद में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया है एंड ऑल। तो ये चीज़ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से बिलोंग करते, तो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र है। यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये पूरा आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। तो इनका कोड है सी, तो यहाँ पर आप सी लिख सकते हो। समझ में आ गया, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ए हो गया राजकुमारी अमृत कौर, बी ए के गोपालन, एंड सी महाराष्ट्र बी आर अम्बेडकर के बारे में। ठीक है, याद रख लेना, अमृत कौर पंजाब,
ए के गोपालन, केरला, एंड बी आर अम्बेडकर, महाराष्ट्र। राइट, याद रखोगे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये ना आपके सैंपल पेपर में पूछा गया था कि जो फर्स्ट मिनिस्ट्री थी, देखो उसमें डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया कि आरिफ किदवई कहाँ से बिलोंग करते थे, उसमें ये पूछा गया था कि जो फर्स्ट मिनिस्ट्री थी उसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे, मतलब कौन नहीं थे, मतलब उसमें ये पूछा गया था कि फर्स्ट मिनिस्ट्री के कम्युनिकेशन मिनिस्टर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपको उस प्रश्न में ये नहीं पूछा गया था कि आरिफ किदवई किस स्टेट से बिलोंग करते थे, बल्कि ये पूछा गया था कि भारत की जो पहली मिनिस्ट्री थे उसके कम्युनिकेशन मिनिस्टर किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो रफ़ी अहमद किदवई, ये उनका नाम था, और वो स्टेट था उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ बिकॉज इनका कोड है डी। तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप जानते हो भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, राइट, ये है उत्तर प्रदेश। हालांकि नीचे भी है, दरअसल अगर आप देखोगे तो ये नीचे भी मध्य प्रदेश में इसका थोड़ा सा इलाका निकला हुआ। तो यहाँ से रफ़ी अहमद किदवई या फिर भारत के पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर बिलोंग करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बाद में बनते हैं, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद आते हैं आचार्य नरेंद्र देव, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो फाउंडिंग ईयर है दैट इज 1934। और ना ये कांग्रेस के विधि नहीं थे, कांग्रेस इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन था शुरुआती दिनों में कि आप अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी इंटरेस्ट के साथ उस पार्टी में रह सकते हो। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो 1934 में, ये 34 है, ठीक है, 34 में इसका गठन हुआ था। और जो फाउंडर थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। बाद में क्या होता है 1948 में कांग्रेस का संविधान बदला और कांग्रेस ने ये नियम बना दिया कि आप ही एक ही व्यक्ति दो पार्टी के मेंबर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस के मेंबर हो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर हो। तो फिर इनको अलग होना पड़ा और इन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी बना दी। पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे, 1948 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बना दी। राइट, तो ये चीज है। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर थे आचार्य नरेंद्र देव, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? ऑल्सो बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हर एक किदवई हो, आचार्य नरेंद्र देव, दे ऑल दे बोथ बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय, एक आरएसएस के वर्कर थे। इन्होंने भारतीय जनसंघ का जो है वो गठन किया था। भारतीय जनसंघ आपको पता है 1951 में इसका गठन हुआ था। एंड वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे भारतीय जनसंघ के और प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है, इन्होंने ही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया था। आपको आइडिया टॉपिक में भी इनके बारे में पढ़ना है, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो किन्होंने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय ने। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया देने वाले व्यक्ति हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय अगेन उत्तर प्रदेश। तो तीनों ही व्यक्ति हो गए उत्तर प्रदेश से, आर्य किदवई, नरेंद्र देव, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, उस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीनों आपको याद हो गया होगा उत्तर प्रदेश। नाउ अगले लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के लीडर, एंड इन्होंने भारतीय जनता को भी फाउंड किया। तो यहाँ पर को फाउंड वाला हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी ने मिलकर भारतीय जनसंघ का गठन किया था। अगेन मैं आपको बता दूं 1951 में। ठीक है, और ये नेहरू जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। मैंने आपको बताया था ना कि नेहरू जी की कैबिनेट में कुछ अपोजिंग आइडिया के लोग भी थे। ठीक है, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इवन की जयप्रकाश नारायण को भी इन्वाइट किया गया, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट मिनिस्टर। जम्मू एंड कश्मीर को जो ऑटोनॉमी दी गई थी आर्टिकल 370 एंड ऑल के तहत, तो इस चीज़ का विरोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और इसी चीज़ के लिए आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में प्रिवेंटेड डिटेंशन के तौर पे इनके अंदर में थे, इनको पकड़ लिया गया था। तो उसी में संदेहास्पद स्थिति से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। देखो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है ना, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से निकली हुई है। ठीक है, उनका रूट वहीं तक जाता है। तो आपसे दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रश्न पूछे जा सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से बिलोंग करते? तो देखो थोड़ा सा वाइल्ड गेस कर सकते हैं। मुखर्जी जो लोग होते हैं जनरली कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो वेस्ट बंगाल ये आपका रहा। ठीक है, वेस्ट बंगाल, इनका कोड क्या है? जी। ठीक, याद रखोगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल से। राइट, चलो देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना इन्फॉर्मेशन दे देकर, ताकि आप याद रख सको लंबे समय। नेक्स्ट सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको लोग ना राजा जी भी कहते हैं। ठीक है, देखो ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल। देखो 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, और उससे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट
तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो ही वॉज लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आजाद हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बोला गया कि भाई आप ही कंटिन्यू करो, ठीक है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है तो आप ही कंटिन्यू करो। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों चीज, ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 1948 में क्या होता है, उसकी जगह पे सी राजगोपालाचारी बन जाते हैं, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। तो आप कह सकते हो ना कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, पहली बार हुआ था कि कोई इंडियन गवर्नर जनरल बना था, तो राजगोपालाचारी। एंड इसके बाद ये गवर्नर जनरल का पोस्ट ही खत्म कर दिया जाता है, इसके बाद संविधान बन जाता है और उसमें राष्ट्रपति का पद कुछ कुछ सिमिलर बना दिया जाता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। तो ये चीज, तो आप ये कह सकते हो कि वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, एक भारतीय के रूप में गवर्नर जनरल पहले और आखिरी सी राजगोपालाचारी ही थे, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी का भी उन्होंने गठन किया था। स्वतंत्र पार्टी आपको पता है कि बेसिकली ये फ्री मार्केट एंड कैपिटलिज्म की मुखालफत करते थे, उस चीज़ के बारे में बात करते थे, और अमेरिका, प्रो अमेरिका इनकी पॉलिसीज एंड आइडिया थे। एंड ये मद्रास के सीएम भी रहे, इवन की दांडी मार्च के समय पे इन्होंने मद्रास वाले इलाके में नमक कानून का को भी तोड़ा था। तो ही वॉज द सीएम ऑफ मद्रास एज वेल। एंड भारत रत्न के पहले रेसिपेंट आते हैं। भारत रत्न पहली बार में ना 3 लोगों को दिया गया था, सबसे पहला जो भारत रत्न है 3 लोगों को दिया गया था। एक था सीवी रमन, जो सीवी रमन आपको पता है इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो सीवी रमन एक हो गए। दूसरे सी राजगोपालाचारी, और तीसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम लोग हर साल टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये तीनों ही लोग हो गए जिनको पहली बार जो पहला भारत रत्न था वो दिया गया था, राइट। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में बात करते हैं। वैसे आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते थे, मद्रास, तो मद्रास कहाँ पे है, तो मद्रास जो है ना वो तमिलनाडु का पुराना नाम था, ठीक है, तमिलनाडु जो स्टेट है उसका पुराना नाम था मद्रास। तो ये कहाँ पर है, तो ये देखो आप, ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। और इसी के पास में है ना, यहाँ पर आप देख, आपने अगर ये श्रीलंका वाला इशू पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ना तमिल वाला इशू, तो श्रीलंका से ही लगता हुआ इलाका, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, कोड क्या है, एच, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो तमिलनाडु से मतलब मद्रास से बिलोंग करते थे श्री राजगोपाल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। चले आगे बढ़े, नाउ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखो एक बार रिवाइज करके हम लोग देख लेते हैं चीज़ों को। सो राजकुमारी अमृत कौर कहाँ से बिलोंग करती, शी वॉज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से, तो ये रहा पंजाब हमारा। उसके बाद ए के गोपालन, ए के गोपालन कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला से। उसके बाद हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपके सी महाराष्ट्र से। रफ़ी अहमद किदवई यूपी से। आचार्य नरेंद्र देव यूपी से, ये ई है। अब देखो अलग ही यहाँ पर चीजें चल रही, नरेंद्र देव। उसके बाद हो गए दीनदयाल उपाध्याय, अगेन वो यूपी से, ठीक है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, ये आपके वेस्ट बंगाल से। एंड लास्ट जो सी राजगोपालाचारी हैं वो आपके तमिलनाडु से, मतलब मद्रास, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा एच, अब आपको बताना होगा, कॉपी में लिखना होगा। तो इस तरीके से लेबल करने के लिए या लोकेट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप थे उसके बारे में आपको बता दिए। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 5, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर रहे थे नेहरू कैबिनेट के अंदर में 1951 से लेकर 56 के बीच में। जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेलवे का एक्सीडेंट होता है, तो फिर रेल का एक्सीडेंट होता है, तो फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो नेहरू जी के कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर भी थे, यूपी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे थे। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1964 में जब नेहरू जी का निधन हो जाता है, उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बेसिकली आपको पता है कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और और उस समय उस दौरान में 1960s के दशक में, शुरुआती दशक की अगर बात करें, तो हमारे देश में फूड शॉर्टेज भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने जवान और किसान दोनों का जय कहा। एंड इसी लड़ाई के बाद फिर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जाते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तान के उस समय के लीडर थे जनरल अयूब खान, उनके बीच में ताशकंद एग्रीमेंट होता है। और अगेन एक और लीडर जिनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश, मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था, लेकिन शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा है बनारस में हुआ था।
इनकी फैमिली बनारस में काम क्या करते थे। तो इनका जो कोड है वो ए है। तो ये रहा, पूर्वांचल एरिया से बिलोंग करते हैं, इस साइड से, जो बिहार साइड से लगता हुआ एरिया है वहाँ से बिलोंग करते हैं, मुगल सराय। तो यूपी यहाँ पे आते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनी वो इंदिरा गांधी बनी। ठीक है, बहुत मुश्किल से बनी थी। आपने पूरा स्टोरी पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से जद्दोजहद चली थी, मोरारजी देसाई अड़ गए थे कि नहीं हमें भी बनना है। तो ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की डॉटर। शास्त्री जी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। इन्होंने एक गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगेन मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि 1967 या फिर 1971 किस में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से किस चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहुत ही फेमस स्लोगन है, काफी सक्सेसफुल भी रहा था इंदिरा गांधी को, बहुत ज्यादा सीट से जीत भी मिली थी। थोड़ा सा भी आप वाइल्ड गेस भी लग सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो, कि किस इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा मेजोरिटी उसने जीता था। अगेन बात करते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। और तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे गरीबों के लिए जैसे लैंड सीलिंग वगैरह हो गया, गरीबों के लिए राशन की दुकानों से अनाज देना हो गया, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस और ऑल, ये सारी चीज़ें उन्होंने लॉन्च करी। इमरजेंसी भी लॉन्च किया था 1957 1975 से लेकर 77 तक ये इमरजेंसी चला था। हालांकि भारत में ना इमरजेंसी पहले भी लॉन्च हो चुका है, मतलब पहले भी इम्पोज करा जा चुका है। 1962 में जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी वहाँ तक, वहाँ से लेकर 1968 तक ये पहला इमरजेंसी लगा था। दूसरा इमरजेंसी 1971 में लगा था जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, और वो कंटिन्यू ही था जब तीसरा इमरजेंसी लगा दिया गया था 1975 से 77 तक। ठीक है, लेकिन ये दोनों ना एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण था। ठीक है, कि लड़ाई हो रही है उसके कारण, लेकिन ये जो था ना वो स्पेशली बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर किया गया। तो अब इंदिरा गांधी के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ना किस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 1971 का जो इलेक्शन था ना, उसमें किस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ी थी, जिसको बाद में इनवैलिड करार दे दिया गया था बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे इंदिरा गांधी के बारे में पूछिए। तो 1971 का जो इलेक्शन था वो जीत तो गई थी, बट वो केस कर दिया था उनके जो अपोनेंट थे राजनारायण राय, और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यहाँ का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड। तो ये रायबरेली से जीती थी। ठीक है, ये किस एरिया से? रायबरेली से। और रायबरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप रख सकते हो कि इंदिरा गांधी का कॉन्स्टिट्यूंसी क्या था, किस एरिया से? रायबरेली से। रायबरेली से बाद में सोनिया गांधी सब भी वहीं से लड़ी थी। तो ये हो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश, एंड इंदिरा गांधी भी, उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो उत्तर प्रदेश ही था। ठीक है, चलिए। सी अन्नादुरई, देखो अन्नादुरई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मद्रास के सीएम थे। देखिए उस चीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट सीएम विद क्लियर मेजोरिटी। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि फर्स्ट गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट से बेटर है मेजोरिटी, ये तो मेजोरिटी, फर्स्ट नन कांग्रेस गवर्नमेंट विद मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी। जैसे आपने पढ़ा ना, सीपीआई ने 1956 का जो इलेक्शन था उसमें सरकार बना ली थी केरला में, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं था। आपको मैंने बताया था कि 126 में से केवल 60 सीट आए थे। तो फिर बाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिलकर उन्होंने फिर सरकार बनाई थी, लेकिन अन्नादुरई ने जो सरकार बनाई थी ना, वो मेजोरिटी के साथ बनाई थी। और पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट किसी स्टेट में मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना ले। तो ये अन्नादुरई का, अन्नादुरई बेसिकली पॉपुलर इसलिए हुए थे बिकॉज 1967 का वो इलेक्शन था उसमें जीते थे। पॉपुलर इसलिए हुए थे क्योंकि वो ना हिंदी की उन्होंने काफी, हिंदी का काफी ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, तो इस कारण से सारी चीजें। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजागम से। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कजागम जो पार्टी थी उससे बिलोंग करते हैं, और उन्होंने फॉर्म ही किया था 1949 में। तो सी अन्नादुरई, तो अगेन ये मद्रास वाली चीज है। तो तमिलनाडु, अगेन आपको तमिलनाडु आ जाएगा, कोड क्या है? सी। ठीक है, तो ये अन्नादुरई आपके मद्रास से बिलोंग करते हैं। एंड तमिलनाडु में देखोगे तमिल के प्रति ज्यादा उन लोगों का रहता है। ठीक है, हिंदी के खिलाफ उनकी काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ की राजनीति में जो एंटी हिंदी एजिटेशन है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट राम मनोहर लोहिया, ही वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी।
दीनदयाल उपाध्याय नहीं, राम मनोहर लोहिया और जो आपके आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, ये सब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर है। बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी में जाते हैं और बाद में फिर सोशलिस्ट पार्टी टूट के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और इन्होंने ही नन कांग्रेसिज्म की स्ट्रैटेजी दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो कि राम मनोहर लोहिया ने नन कांग्रेसिज्म की स्ट्रैटेजी दी थी। ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी बहुत खराब हो चुकी है, एंटी डेमोक्रेटिक हो चुकी है, तो हम लोग को हटाना चाहिए इंदिरा गांधी को पावर में से। और 1967 के इलेक्शन में ये चीज़ दिया गया था, तो ये भी याद रख सकते हो। और ये किन्होंने दिया था? राम मनोहर लोहिया। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो लोहिया साहब भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनका कोड क्या है? डी। तो आप उत्तर प्रदेश को यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ये चीज़। तो सी अन्नादुरई तमिलनाडु, और राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश। राइट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ चलो देखो, सो के कामराज सीएम ऑफ मद्रास, साथ ही साथ ये सिंडिकेट भी पार्ट थे। ठीक है, कांग्रेस में आपको पता है कि कुछ जो दिग्गज नेता थे ना, ओल्ड लीडर्स, उनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व होता था, कांग्रेस पार्टी में डोमिनेट करते थे, चाहे वो के कामराज हो, निजलिंगप्पा हो, नीलम संजीवा रेड्डी हो, के बी सहाय हो, अतुल्य घोष हो, वो सारे। तो उसमें के कामराज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। ठीक है, इंदिरा गांधी को जो चुनना हो एज अ प्रधानमंत्री, जब 1967 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद हो, या फिर लाल बहादुर शास्त्री को भी चुनना हो, तो उस सब स्थिति में के कामराज ने काफ़ी की रोल प्ले किया था। तो कहाँ से आते हैं? मद्रास से, और मतलब मद्रास के सीएम भी रह चुके हैं, और उन्होंने वहाँ पर मिड डे मील को भी इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, तो ये चीज़ है सिंडिकेट के पार्ट। अब आप लोगों को तो मद्रास इतनी बार आपने देख लिया होगा कि मद्रास तो आपको याद ही हो गया होगा। मद्रास कहाँ पे? तो दरअसल तमिलनाडु का पुराना नाम। और यहाँ के वो सीएम थे। तब तो आप से आगमन करके पूछेंगे मद्रास कहाँ है, तो आप इस स्टेट को लोकेट कर लोगे, दैट इज तमिलनाडु। और यहाँ से बिलोंग करते, कोड क्या है इनका? ई। तो हो गया मद्रास के कामराज। नेक्स्ट, सिंडिकेट के दूसरे लीडर एस निजलिंगप्पा, ये मैसूर के सीएम थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 1968 से 71 के बीच में। ये भी सिंडिकेट के पार्ट है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता सब थे उनमें से एस निजलिंगप्पा। और मैसूर का, तो मैसूर ये दरअसल कर्नाटका है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ के जो सीएम थे वो थे एस निजलिंगप्पा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्पूरी ठाकुर। ही वाज सीएम ऑफ बिहार बिटवीन 1970 से 71 के बीच में, और 1977 से 79 के बीच में, तो ये बिहार के सीएम रहे। ये लोहिया और जयप्रकाश नारायण के काफ़ी बड़े फॉलोअर थे। एंड इन्होंने बिहार में ना जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दिया था। ठीक है, जो कि बाद में राजनीति इनके इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फूटती है। लेकिन इनके द्वारा रिजर्वेशन जो दिया गया था उसका विरोध उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया था, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया था, इवन की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी उन्होंने रिजर्वेशन दिया था। तो ये सारी चीज़ें कर्पूरी ठाकुर का, बहुत अच्छे सीएम थे। काफ़ी कम समय के लिए ये बिहार के सीएम रहे, लेकिन काफ़ी जाने माने लीडर हैं बिहार में, और अभी भी इनको काफ़ी माना जाता है। तो ये कर्पूरी ठाकुर ऑब्वियसली बिहार के सीएम है, तो बिहार कहाँ से? तो ये रहा बिहार। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जी उनका कोड है, मैंने बिहार लिख दिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ के कामराज तमिलनाडु, निजलिंगप्पा कर्नाटका। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात करो, और कर्पूरी ठाकुर तो बिहार। ठीक, लोकेट कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, फिर से करना है। ई यहाँ पे, उसके बाद एफ एंड जी, ये बिहार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विविगिरी। विविगिरी आपको पता है कि 1969 का जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था, तो उस समय बहुत बड़ी दिक्कत आन पड़ी थी। देखो 1969 में क्या हुआ था कि एक तो पहले आपके जाकिर हुसैन साहब जो थे ना, उनका निधन हो जाता है। जाकिर हुसैन आपके हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तो इनका निधन हो जाता है। तो अब नया राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो इसके लिए वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने खड़ा किया था एन संजीवा रेड्डी को, नीलम संजीवा रेड्डी को, इंदिरा गांधी के कैंडिडेट थे। ठीक है, इस और ये 1969 में चुनाव जीत जाते हैं। ये जो इलेक्शन था 1969 का प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये जीत जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको चीजें बता देता हूँ, कुछ कुछ चीजें। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जब राजेंद्र प्रसाद थे, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म के लिए रहते हैं। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं, और जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जाकिर हुसैन। ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं। और वीवी गिरी जो होते हैं ना, वो
वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और यही वीवी गिरी फिर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी भारत के नए राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, इनको आप थर्ड वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। एनीवे ये चीज़, वाइस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, और ये इंडियन एम्बेसडर भी थे बेसिकली वहाँ पर, ये इन्वॉय के तौर पे काम कर रहे थे श्रीलंका में। तो वीवी गिरी ये रहे। तो वीवी गिरी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका जो स्टेट है दैट इज ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा कहाँ है? तो देखो ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु पे आंध्र प्रदेश, और ये जो स्टेट रहा ये है उड़ीसा। तटवर्ती क्षेत्र है बेसिकली। और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इनका कोड क्या है? एच। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एच। तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के ऊपर फिर ये वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल के बीच में बगल में झारखंड है, झारखंड के ऊपर बिहार है, और ये है बिहार के बगल में यूपी है। नीचे है उसके छत्तीसगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश से टूट के बना था, ये मध्य प्रदेश है। ये महाराष्ट्र है, जितना लिखना होगा लिख ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो हमें वीवी गिरी के बारे में पता रखना है। ठीक है, इनका नाम था कुछ वराहगिरी, वेंकट गिरी करके नाम है उनका। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से। ठीक, एच। चलो रिवीजन। लाल बहादुर शास्त्री, जल्दी से बताओ आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो भी यूपी में बिलोंग करता है। तो वो थोड़ा सा नीचे था इधर, लड़ाई बरेली, ये इधर हो गया, भी इधर लिख सकते हो। सेनादुरई, अन्नादुरई कहाँ के थे? तमिलनाडु। मद्रास में इन्होंने एंटी हिंदी एजिटेशन किया, काफ़ी ज़्यादा किया था, तो सी हो गए। रामन और लोहिया, ये आपके यूपी से बिलोंग करते हैं। के कामराज अगेन तमिलनाडु, मद्रास के सीएम भी रहे थे। तो डी भी यहाँ डी हो गया ना, के कामराज ई, ई भी यहीं से यहाँ हो गए। एस लिजलिंगप्पा मैसूर, एफ, मैसूर के सीएम थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार, कौन सा हो गया? जी। एंड एच उड़ीसा से, देवगिरी उड़ीसा से। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चले, आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, चैप्टर 6 पे आते हैं। और बेसिकली इसमें आपको इमरजेंसी के बारे में सारी चीज़ें, तो यहाँ पर सबसे पहले ना इमरजेंसी के समय में की बातें हैं। 1974 में जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने काफ़ी जगह पे प्रोटेस्ट किया था। तो ऐसे दो स्टेट जहाँ पर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, तो कौन से दो स्टेट थे? देखो सबसे पहले गुजरात और बिहार। ठीक है, सबसे पहले गुजरात की बात करें तो वहाँ पर बेसिकली ये रहा गुजरात। ये 1974 की बात, स्टूडेंट ने एजिटेट किया था दो जगहों, दो स्टेट। तो ये रहा, ये गुजरात, शेर के जैसा इसका मुंह मुंह आपका लग रहा होगा। तो ये है। और गुजरात से ही बेसिकली बिलोंग करते हैं मोरारजी देसाई। हालांकि मोरारजी देसाई ना खुद बॉम्बे स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पहले। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही था, और उसमें मोरारजी देसाई सीएम भी रह चुके थे। हालांकि गुजरात से वो बिलोंग करते थे बेसिकली, जब डिवीजन हो गया तो। एनीवे, वहां पर मोरारजी देसाई, आपको पता है कि उन्होंने वहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ इतना तक कह दिया था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते हो तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। तो वहाँ पर फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया, फिर इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई। बहुत सारे इशूज थे इसके ऊपर, एजुटेशन के पीछे। एजुटेशन तो इस कारण से कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, करप्शन बहुत ज़्यादा थी एंड ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर ये गुजरात हो गया। ठीक है, ये गुजरात। एंड दूसरा है बिहार। ठीक है, बिहार में भी हुआ था, बिहार में भी कुछ कुछ सेम पैटर्न था, स्टूडेंट ने किया था। वही उस जमाने के जो बड़े बड़े छात्र नेता सब थे। ठीक है, बड़े जो आज चल के बड़े हो गए, लालू यादव हो गए, सुशील मोदी हो गए, सारे लोग, नीतीश कुमार हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस एंड रामविलास पासवान, ये सब। तो बिहार हो गया, ये रहा आपका बिहार। ठीक है, तो ये चीज़, और यहाँ पर लीड किन्होंने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। और गुजरात का जो मूवमेंट था उसको नवनिर्माण मूवमेंट कहते हैं, नवनिर्माण मूवमेंट। और बिहार में जो मूवमेंट था दरअसल इसको बिहार मूवमेंट कहते थे, या फिर संपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जब जयप्रकाश नारायण ने इसको थोड़ा सा और विधेयक रूप दे देते, तो फिर उसको संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, टोटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, द स्टेट फ्रॉम वेयर द नक्सलवादी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। नक्सलवादी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नक्सलवादी नाम कहाँ से आया है? तो नक्सलवादी जगह है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जो है ना जिला, वहाँ पर नक्सलबारी नाम का एक गांव है। तो वहीं से बिलोंग करता है नक्सलबारी एरिया, और वहीं से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसी को हम लोग कहते हैं नक्सलबारी मूवमेंट, जो कि बाद में जाकर और बृहत होता है, अलग अलग एरिया में ये सारी चीज़ें फैलती। तो नक्सलबारी आपका हो गया। तो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? तो ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ये रहा।
मैं इसको थोड़े से मैं अलग पेन से इसको दे देता हूँ, आर डी नोट कर देता हूँ, तो पता चलेगा। ये वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट फ्रॉम वेयर द केशवानंद भारती केस बिलोंग टू, किस स्टेट से केशवानंद भारती केस बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती केस को ऐसा केस माना जाता है जो जिसने दैट द केस दैट सेव्ड आवर डेमोक्रेसी, हमारे देश के संविधान को जिसने बचाया, हमारे देश के लोकतंत्र को जिसने बचाया। 1973 में इसका जजमेंट आया था, 24 अप्रैल। और ये आज तक की हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी बेंच बैठी है, 13 जज की बेंच बैठी थी। और 7-6 से ये ऑर्डर ये जजमेंट आया था कि देयर आर सम बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच नो वन कैन अमेंड, ठीक है, जिसको चेंज नहीं कर सकते, इवन की पार्लियामेंट में नहीं चेंज कर सकती, पार्लियामेंट भी नहीं चेंज कर सकती। वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात आई। तो केशवानंद भारती केस कहाँ पे, तो ये है बिलोंग करता हुआ केरला से। अगेन केरला कहाँ पर है, तो ये रहा जहाँ से केशवानंद भारती केस बिलोंग करता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था। तो ये रहा, दरअसल मठ के एक चीफ केशवानंद भारती, उन्होंने इसका एक बार रिवाइज कर ले। गुजरात कहाँ है, ये रहा गुजरात। बिहार, ये रहा बिहार, जहाँ पे मूवमेंट हुआ था जो कि बाद में संपूर्ण क्रांति मूवमेंट बना था। नक्सलवादी वाला एरिया, ये रहा पूरा आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस केरला, राइट। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। चलो नेक्स्ट, स्टेट फ्रॉम वेयर इंदिरा गांधी कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ 1971, ये तो हम लोगों ने अभी किया था थोड़ी देर पहले। उस स्टेट से जहाँ पर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो ये हमारा यूपी हो गया। यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश, तो ये हमारा यूपी है। द हाई कोर्ट दैट डिक्लेयर इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड, तो ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो ये भी यूपी में आएगा। यूपी का जो हाई कोर्ट है ना वो इलाहाबाद, ठीक है, लखनऊ में नहीं, इलाहाबाद में। स्टेट फ्रॉम वेयर फरीसर नाथ रेणु बिलोंग टू, भाई वो बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने मैला आंचल भी लिखा है, मैला आंचल को बहुत हिंदी साहित्य का बहुत बढ़िया जो एक साहित्य है वो माना जाता है, उसमें उसमें उनकी कृति मानी जाती है। तो फणीश्वरनाथ अडेनु, तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं। एंड बिहार आपको पता है यूपी के बगल में। स्टेट फ्रॉम वेयर शिवराम कारनाथ बिलोंग टू, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अब इनके बारे में कहाँ पर है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये जो दो राइटर है इन्होंने अपने अवार्ड वापस किया था। शिवराम कारनाथ जो है कन्नड़ राइटर, जिन्होंने अपना जो पद्म भूषण था उसको लौटाया था, और फणीश्वरनाथ रेणु ने पद्मश्री लौटाया था इमरजेंसी के खिलाफ विरोध करने के लिए। तो ये सारी चीज़ है। तो बिहार तो आपको याद दिख गया, कर्नाटका कहाँ है, तो ये रहा कर्नाटका, तो ये कर्नाटका, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखो। स्टेट फ्रॉम वेयर लामनोलिया बिलोंग, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, यूपी, तो यूपी से बिलोंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ें डिमार्केट कर लोगे, यूपी, यूपी है, 10 बार क्या ही लिखना, ठीक है। तो ये यूपी है, बिहार है, कर्नाटक, लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पर्सनालिटी, जयप्रकाश नारायण, ही वाज सोशलिस्ट लीडर, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1942 में, जो 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 अगस्त क्रांति हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। 1955 में इन्होंने पॉलिटिक्स को क्विट कर दिया, एक्टिव पॉलिटिक्स से ये संन्यास ले चुके थे। बट जब बिहार में मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उस समय इनको बोला जाता है कि भाई आप हमें लीड कर लो। तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था, और संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन के ये मुखिया थे। और इमरजेंसी के समय ये एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन थे, सिंबल ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट इमरजेंसी थे बेसिकली। जो दमनकारी नीतियाँ थी सरकार की उसके खिलाफ ये एक चेहरा था। तो जयप्रकाश नारायण कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली बिहार से बिलोंग करते हैं, ये है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बिहार। तो इनका कोड क्या है, ए। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग ए। नेक्स्ट है चारू मजूमदार, सीपीआई एम के लीडर, ठीक है, नक्सलवाड़ी मूवमेंट में इन्होंने लीड किया था बेसिकली। और बाद में ये सीपीआई एम से निकल के सीपीआई एमएल बना लेते। सीपीआईएम मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और फिर उससे निकल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट करके बना लेते पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट करके। इन्होंने तिबागा मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। तिगावा मूवमेंट आज़ादी से पहले की बात है, उस समय बंगाल में एक पीजेंट अपराइजिंग ही था, और उस चीज़ में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो चारू मजूमदार कहाँ से बिलोंग करते, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते। तो ये हमारे बी यहाँ पर हो गए, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण बिहार, चारू मजूमदार मजूमदार वेस्ट बंगाल। चलो नेक्स्ट कौन सा पर्सनालिटी, मोरारजी देसाई, ही वॉज
वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे क्या था तो उस समय महाराष्ट्र और ये गुजरात को पूरा मिला दो तो ये बॉम्बे स्टेट था, तो इसके वो चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के अंदर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। बाद में कांग्रेस पार्टी जब दो पार्ट में टूट जाती है, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर में, तो उस समय कांग्रेस ओ को ज्वाइन कर लेते वो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। और भारत के, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। उससे पहले आज तक सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही बने थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ है मोरारजी देसाई। हालांकि वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो आप गुजरात का नाम यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये रहा गुजरात, शेर के मुंह वाला, ये गुजरात। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। ये बिहार हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, और ये हो गया गुजरात। राइट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। चौधरी चरण सिंह किसान नेता और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे जब मोरारजी देसाई की सरकार थी ना, 1977 से 79 के बीच में। ठीक है, इमरजेंसी खत्म हुआ था, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उस समय चौधरी चरण सिंह भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर भी थे। और फिर बाद में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और चौधरी चरण सिंह ना कांग्रेस के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के, लेकिन एक ही साल तक चल पाती सारी चीजें। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय क्रांति दल एंड फाउंडर ऑफ भारतीय लोक दल। ठीक है, यूपी के भी सीएम रह चुके दो बार। तो ऑब्वियसली यूपी कहाँ है, आपको मैंने कई बार बताया है यूपी कहाँ पर है, तो यूपी रह रहा। ठीक है, ये है यूपी। और यहाँ से वो किसान नेता थे, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम। बाबू जी भी इनको कहा करते थे, बाबू जगजीवन राम। ही वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, जब मोरारजी देसाई थे ना प्राइम मिनिस्टर 1977 से 79 के बीच में, तो उस समय दो कंटेंडर थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और बाबू जगजीवन राम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो एक त्रिकोणा मुकाबला था। तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गया और इन दोनों ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया था। तो दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एक ही समय पे। तो आपने देखा होगा ये दोनों ही टाइम पीरियड सेम है। और जो पहली मिनिस्ट्री थी नेहरू जी के अंदर में, उसमें वो लेबर मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम। तो ये चीज़ है। और आपको पता होना चाहिए कि बाबू जगजीवन राम की ही डॉटर मीरा कुमार, एंड मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है। तो ये बाबू जगजीवन राम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये रहा आपका बिहार। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें। तो चौधरी चरण सिंह हो गए, कोड क्या है डी, और बाबू जगजीवन राम बिहार से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़। चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, चैप्टर 9 पे आते हैं। और एक बार देख लेते हैं जो पर्सनालिटी है उनके बारे में। बीपी मंडल, विद्येश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि 1967 से 70 के बीच में एमपी रहे थे और 77 से 79 के बीच में भी एमपी रहे थे। इन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को हेड किया था, चेयर किया था। ठीक है, इसलिए उस कमीशन को ना मंडल कमीशन कहते हैं, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीति का मुद्दा बना था बाद में। 1968 में ये बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे करीब 1.5 महीने के लिए। तो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो कहाँ से बिलोंग करेंगे, चीफ मिनिस्टर बिहार, बिहार से। ठीक है, कोड क्या है इनका, ए है, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं ए। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट जो है दैट इज कांसीराम। कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर। बहुजन समाज पार्टी आपको पता है जिनकी अभी जो लीडर है सी इज सुश्री मायावती। तो उसके जो फाउंडर है वो है कांसीराम जी। और ये BMCEF और DS4 दलित शोषित जो संघर्ष समिति है उसके वो हेड थे, और मतलब उसको फाउंड किया था। BMCEF के जो फाउंडर है वो भी कांसीराम। कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये एरिया हो गया, तो बी हो गया यहाँ पर। तो बीपी मंडल साहब ए से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होगी कि बीपी मंडल कहाँ पे, याद रखना, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन। कहाँ से, बिहार से, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और कांसीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं और कुछ पर्सनैलिटी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा नहीं, चलो अभी इवेंट के बारे में देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को खत्म करेंगे। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन। बाबरी मस्जिद कहाँ है, बाबरी मस्जिद है अयोध्या में, मतलब आपका यूपी वाला एरिया होगा, ये यहाँ पर लिखेंगे। राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। राजीव गांधी का असैसिनेशन किन्होंने करवाया था, लिट्टे ने करवाया था, तमिल में। तमिल वाला जो मुद्दा था, ठीक है, श्रीलंका में, तो उस कारण से, तो इस कारण से जब राजीव गांधी चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो उस समय उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो हुआ था तमिलनाडु में, तमिल बुद्ध उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था। स्टेट टू विच द बीपी मंडल वाज रिलेटेड, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया सी।
बिहार। स्टेट विद द कर्पूरी ठाकुर रिलेटेड, अगेन बिहार, बिहार के चीफ मिनिस्टर। स्टेट विद बहुजन समाज पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट, तो सॉरी ई होगा, ठीक है। यूपी में इनकी सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, मायावती जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर थे। स्टेट फ्रॉम वेयर शाहबानो केस वॉज रिलेटेड, शाहबानो केस कहाँ से था, अगेन वो आपका यूपी से ही था, ठीक है। स्टेट वेयर कल्याण सिंह वॉज सीएम, अगेन कल्याण सिंह सीएम कब थे, जब अयोध्या वाला मुद्दा हुआ था, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको जब गिराया गया था, तो उस समय कल्याण सिंह ही चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, ठीक है। और पीएम मोदी एज एन एमपी, पीएम मोदी जो एमपी बने थे या और एमपी है, पिछले 2014 के इलेक्शन हो गया या 2019 का इलेक्शन हो गया, इन दोनों में ही एमपी वो कहाँ से रहे, बनारस से रहे, ठीक है, वाराणसी से एमपी रहे। तो जो एप्ट कोड है वो भी आपको यूपी से ही बिलोंग करेगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे कर लेते हैं, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद यूपी में, तमिलनाडु में, बिहार में, ये भी बिहार में, बहुजन समाज पार्टी यूपी में, साबानो केस यूपी में, कल्याण सिंह यूपी, और पीएम मोदी बनारस मतलब यूपी, राइट। ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होगी, राइट। चलो, क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड और केटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के, एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज enroll yourself as soon as possible, and you can also subscribe the channel Braid and Capable for the genuine contents on humanities. Thank you. सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी मेहनत करी और सारी डिटेल्स को आपने देखा है और याद करा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको पूरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, या तो पेड एप्लीकेशन पर डाउनलोड करो। और हाँ, आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो हम लोगों ने तो अपना पूरा नंबर जो है वो भी पब्लिक कर रखा है, तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है किसी का कंटेंट को समझने में, किसी इन्फॉर्मेशन को जानने में, तो आप हम तक बेहिचक अपने समस्याओं को पहुंचा सकते हैं। वी आर जस्ट वन कॉल अवे। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने एग्जाम के लिए, एंड आप लोग ड्रॉप करोगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।